कल कुछ होमवर्क था, अगर आप लोगों को याद है तो। यस। बराबर, हमने पांच से, हाँ, चार पांच सम जो है परसेंटेज कंपोजिशन वाले, वो कैलकुलेट करने के लिए दिए थे। एक सम मैंने थोड़ा ट्रिकी रखा था, बाकी सारे सम जो है वो बिल्कुल इजी थे और सबको आंसर आ गए होंगे। जो लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है वो आज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम फटाफट फटाफट वो तीन चार जितने भी सम थे वो सोल्व कर लेते हैं फटाफट। बराबर है। अब पहला कोई सम था, शायद निकोटीन वाला था, अगर आपको याद है तो। एक कंपाउंड का नाम आपको दिया था, निकोटीन। यस ये सर। निकोटीन कहाँ पर सुना है आपने कहीं पर? निकोटीन नाम सुना है? कहाँ पर आता है? सुना हुआ होना चाहिए आप लोगों ने। पॉइजनस थिंग, हाँ। हाँ बोलिए, कहाँ पर आता है निकोटीन? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टोबैको। टोबैको जो होता है ना, तंबाकू, हाँ, उसमें निकोटीन पाया जाता है और इसकी वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये खास याद रखिएगा। तो ये निकोटीन जो है, उसका जब एलिमेंटल एनालिसिस और परसेंटेज एनालिसिस किया गया तो कितनी कितनी चीजें मिली। तो वहां पर शायद आपको कहा गया था कार्बन जो है वो 74% था। बराबर है। हाइड्रोजन जो है वो कितना दिया था? 8.7 था। 8.7%। और नाइट्रोजन शायद दिया था 17.3%। ऐसे परसेंटेज आपको दिए थे। अब मैंने एक बात आपको कही थी, अगर आपको याद है तो, कि सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि इज 100 इट, है राइट। हाँ, और नियर बाई 100। तो आप सम करते हो तो ये नियर बाई 100% आपको मिलता है। बराबर है। अब कल सीखा था उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। पहले तो सिंबल लिखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। परसेंटेज वाइज प्रपोजिशन लिखो उसका, 74%, 8.7%, एंड नाइट्रोजन इज 70.3%। थर्ड कॉलम कौन सी चीज की बनानी थी बच्चों, याद है? तीसरी कॉलम कौन सी चीज की आती थी? एटॉमिक। हाँ, के लिए लिखेंगे 12, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे 1, और नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे 14। अब हमें लेना था परसेंटेज रेशियो। याद करिए, परसेंटेज रेशियो क्या होता है? तो मैंने आपको कहा था कि भाई जो परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करो, तो 74/12 मतलब कितना आता है? 5 कितना आएगा, कितना आता है? 6। 6.2। 6 ओके, 3 जितना, मतलब 6 लेंगे हम। राउंड फिगर क्या आ जाएगा? 6। बराबर है। हाइड्रोजन जो है वो तो 8.7/1 लोगे तो कितना आएगा? 8.7। बराबर, ये 6.3 नहीं, 2 होगा ना, हम 7 निकल देंगे तो ये 8.7 रहेगा। और नाइट्रोजन है उसका 14 से डिवाइड करो 17.3 को, मतलब कितना आएगा? 1 1.2। ओके, 2। ये 1.2 आएगा। बराबर है। अब ये सारे जो रेशियो मिले आपको, परसेंटेज रेशियो, उसका एक सिंपल रेशियो लेना है, हमने ये कहा था। यहाँ पर क्या ध्यान रखने के लिए कहा था कि जो तीनों आंसर आए वो आंसर्स को आपको डिवाइड करना है। कौन सी चीज से? ये तीनों में से जो छोटा है ना, उससे डिवाइड करना है। तीनों में से छोटा है 1.2, तो 1.2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब इसका आंसर लगभग 5 के आजू बाजू आएगा। और ये अप्रोक्स वाला नंबर आएगा, ये मैं हर बार आपको कहता हूँ। बराबर है। ये कितने नंबर के आजू बाजू आएगा? 7। बराबर है। और ये तो 1.2/1.2 है, तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये जो एटम का रेशियो मिला वो कौन सा फॉर्मूला कहा जाता है भाई? इंपेरिकल इम्पेरिकल। फॉर्मूला। इट इज इम्पेरिकल इंपेरिकल। फॉर्मूला। और कार्बन कितने मिले हमें? 5। हाइड्रोजन कितने मिले? 7। नाइट्रोजन कितने मिले? 1। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? तो कल हमने कहा था इट शोज द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो ये सिंपल रेशियो है। मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्ट एटम कितने वो दिखाता है, वाइल इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दिखाता है? सिंपल रेशियो दिखाता है। अब आपको यहाँ पर शायद मोलिकुलर मास भी प्रोवाइड किया गया था कि भाई टोटल मोलिकुलर मास कितना है, कितना दिया था मोलिकुलर मास? शायद 162 हो। 162.1।
बराबर है। तो 162 पॉइंट समथिंग जो भी मास दिया है वो हम लेंगे, बट वो मोलिकुलर मास है। और यहां पर हमें जो इंपेरिकल फॉर्मूला मिला है उसका इंपेरिकल मास पहले ढूंढना पड़ेगा। और इंपेरिकल मास कितना होगा, तो 5 कार्बन है मतलब 60 उसका, 7 हाइड्रोजन है तो 7 उसका, और एक नाइट्रोजन है तो 14। बराबर है। कुल मिलाकर कितना होगा, 81। बराबर है। और एन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको दिया था, एक्चुअली में इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, एन, क्योंकि ये सिंपल रेशियो है। एग्जैक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला आपको चाहिए तो वो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एन क्या है, ये मल्टीपल ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन empirical इंपेरिकल मास। वेरी गुड। formula. तो मोलिकुलर मास आपको दिया हुआ होगा, मैंने ये कहा 162 समथिंग कुछ दिया था, और इंपेरिकल मिला 81। एग्जैक्ट डबल है, आप देखिए, मतलब रेशियो क्या आएगा, 2। बराबर है। सो इफ यू वांट टू राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला, देन ये एन की जगह पर जो आंसर आया है वो आपको रखना पड़ेगा। इट मीन्स C5H7 ट्वाइस। इसका मतलब 2 जो है वो सबको मल्टीप्लाई होगा, C10H14N2 विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर। तो ये जो है वो इंपेरिकल फॉर्मूला भी मिला हमें, और इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर से हमें मोलिकुलर फॉर्मूला भी मिल सकता है अगर आपके पास दिए गए कंपाउंड का मोलिकुलर मास है तो। क्लियर। एक ये सम था निकोटीन का मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढने के लिए डेटा दिया था। सम नंबर 2 जो था वो एकदम इजी इसलिए था कि आपको ये कहा गया था कि आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया गया है। देखो वर्ड वहां पर यूज किया था हाइड्रोकार्बन। बराबर है। और आप 9th-10th में पढ़ चुके हो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का एक चैप्टर आप पढ़ चुके हो 10th में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर है। उसमें हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आती थी, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो आप कहते थे द कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट्स स्ट्रक्चर, देन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। इसका मतलब उसके इंपेरिकल फॉर्मूला में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कार्बन आएगा और हाइड्रोजन आएगा। दूसरी बात, आपको ये भी कहा गया है उसमें उसका मोलिकुलर मास 78 है, अगर आप ध्यान से वो प्रॉब्लम पढ़ते हो तो। बराबर है। अब यहाँ पर जो इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दिया है उसके ऊपर से आप इंपेरिकल मास ढूंढ सकते हो, 12 फॉर कार्बन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन। इट मीन्स इंपेरिकल मास विल बी 13 13। तो ये एन ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, एन इज इक्वल टू 78 70। divided by 13 हाँ तो क्या आएगा, 6। 6 बराबर है, एक्सेट 6 आएगा। तो एन की जगह पर आप 6 रख दो, CH6। इसका मतलब कार्बन पीछे है, हाइड्रोजन पीछे है। ये कौन से कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है, याद अगर आए तो बोलना जरूरी नहीं है। cyclohexane benzene बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्सेन का C6H12 होता है। benzene C6H6, हाँ वो बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है। वेरी गुड। मतलब ये बेंजीन जो है वो हाइड्रोकार्बन है, ये हमें पता है। बराबर। तो ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, इसमें परसेंटेज वाला प्रोपोजिशन नहीं था, बट इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली आप इसके ऊपर से ढूंढ सकते हो। क्लियर। ये 2 सम की बात हुई। एक तीसरा सम आपको दिया था जिसमें परसेंटेज शायद दिए गए थे। हाइड्रोजन के परसेंटेज आपको 5.9265 दिया था, और दूसरा दिया था शायद ऑक्सीजन के परसेंटेज, और वो दिया था 94.0735। और दोनों का नियर बाय 100 हो जाता है। बराबर है। तो और वैसे भी ऑक्सीजन दिया हुआ होता है ना, तो 100 के आजू बाजू होता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 99.99 देखो हो रहा है इसमें, इसका मतलब ये 100 के नजदीक है। अब हम क्या करेंगे, तो फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिए गए एलिमेंट्स का सिंबल, उसका एटॉमिक मास और परसेंटेज, ये दोनों लिखने हैं। इतनी चीजें हमें लिखनी है। अब कैलकुलेशन आएगी जो भी है वो, पहले हमें लेना है परसेंटेज रेशियो। कैसे लेंगे परसेंटेज रेशियो, जो परसेंटेज दिया है उसको आप एटॉमिक मास से डिवाइड करो। तो यहां पर तो रहेगा 5.9265 ही, क्योंकि आप डिवाइड उसे कर रहे हो 1 से। बाद में आप 94.0735 को डिवाइड करोगे 16 से। बराबर है। तो आंसर क्या आता है, 5, हाँ
एक आएगा 5.87 कर देते 95 हैं। 9 आता है तो हम 5.88 कर देते तो काम हमारा बन जाएगा। अब सिंपल रेशियो लेना है। सिंपल रेशियो का मतलब दोनों में से जो छोटा है, ये 5.88 या 5.92, दोनों में से 5.88 होगा। 0.88 तो यहाँ पर तो ये 1 ही आएगा, बट 5.9265 को आप 5.88 से डिवाइड करो तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, बराबर, 89 समथिंग कुछ भी आएगा। बट ये एक सिंपल रेशियो हुआ कि भाई अब ये 1.008 है ना, उस आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 1 बराबर। तो दोनों 1:1 रेशियो है, 1:1 रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको मिल गया। इंपेरिकल मास कितना होगा, तो ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, मतलब 17। क्लियर। मोलिकुलर मास आपको दिया है तो 34 पॉइंट समथिंग दिया था, 34.014 ऐसा कुछ दिया था, बराबर है, ये था मोलिकुलर मास। आपको प्रॉब्लम जब दिया तब लिखवाया था उसमें। अब एन इज इक्वल टू क्या है, तो आप लिखते हो मोलिकुलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट या मास। तो मोलिकुलर वेट 34.0 समथिंग है और ये है 17, मतलब क्या आएगा, आंसर 2, बराबर है। तो ये एन की जगह पर आप मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या लिखोगे, एच और ओ साथ ट्वाइस आपको लिखना है, तो H2O2 विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या नाम है ये कंपाउंड का, H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेरी गुड। जो लो मल्टीपल प्रोपोर्शन था उसमें एज एन एग्जांपल हमने इसको लिया था, बराबर है। तो ये टोटल 3 सम जो है वो हमने किए। शायद आपको एक और सम दिया था ना, क्रोमियम वाला एक दिया होगा, क्रोमियम का ऑक्साइड जो yes है वो आपको, हाँ। अब क्रोमियम का मास शायद पता नहीं होता है हम लोगों को, क्योंकि ये रेयरली आने वाला जो है वो एलिमेंट है, बराबर है। तो क्रोमियम का जो मास है ना वो 52 है, वो मैंने व्हाट्सअप किया था आप लोगों को, एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम इज 52। अब क्रोमियम के परसेंटेज कितने लिए हैं, तो क्रोमियम जो है वो आपको 68.4 दिया था, बराबर है। और दूसरा था साथ में ऑक्सीजन, वो दिया था 31.6। अब दोनों का सम करो तो ये टोटल 100 आ जाता है, बराबर है। अब 100 हो गया तो कोई चिंता नहीं, क्रोमियम ऑक्सीजन लिखो, क्रोमियम के परसेंटेज लिखो, ऑक्सीजन के परसेंटेज लिखो। क्रोमियम का मास मैंने कहा 52 लेना है, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 लेना है। उसका परसेंटेज रेशियो कितना होगा, तो 68.4 को 52 से आप डिवाइड करो। 52 52 1 पॉइंट ये पड़ेगा 3, 52 1 5 समथिंग, बस 2 फिगर की हमें जरूरत है, बराबर, तीसरे फिगर का कोई काम नहीं है। और 31.6/16 करो तो लगभग 2 के नजदीक आना चाहिए, क्योंकि ये 32 के नजदीक है। बट ये एग्जैक्ट की बात अगर हम करें 1.9 समथिंग आता है, बराबर, एग्जैक्ट 2 नहीं आता, थोड़ा कम है, तो ये 1.9 समथिंग आएगा। अब हमें सिंपल रेशियो लेना है। सिंपल रेशियो में ध्यान ये रखना है, दोनों को छोटे से डिवाइड करो, मतलब 1.9/1.3, यहाँ पर 1.3/1.3 आएगा और यहाँ पर 1.9/1.3 आएगा, बराबर। तो ये तो होगा 1, और ये 1.49 या 1.5 होगा, देखो। अब हमने क्या कहा था, हर बार ये रेशियो राउंड फिगर जितना आएगा। अब 1.5 तो राउंड फिगर हुआ नहीं, बट अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं दिया होगा आपको। आपको क्या ढूंढने के लिए दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढने के लिए दिया है सिर्फ। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा कि एक क्रोमियम जो है, मतलब ये सिंपल रेशियो है, एक क्रोमियम जो है उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन अगर आप लेते हो तो वो कितना आता है, 1.5 एन। ये उसका क्या हुआ, इंपेरिकल फॉर्मूला, बराबर। और इंपेरिकल मास इसका ढूंढते हो, देखो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पूछा नहीं, मोलिकुलर मास भी दिया नहीं। बट इंपेरिकल ये हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अगर ट्विस्ट करके आपको दिया होगा
तो मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा। इंपेरिकल मास कितना होगा, तो क्रोमियम के लिए मैंने लिखवाया 52, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बराबर है। तो 1.5 का कितना होगा, तो 24 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 76। अगर ये लोगों ने मोलिकुलर मास दिया होता तो उसे देना चाहिए था 152, बराबर है। और तो हमारा आंसर क्या आता, एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मोलिकुलर मास 152, इंपेरिकल मास 76, एन विल बी 2। एन क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, बराबर है। और अगर एन की जगह पर आप 2 लिख देते हो तो क्या हो जाएगा, सी आर ओ 1.5 ट्वाइस, इसका मतलब है Cr2O3, क्रोमियम का ऑक्साइड है ये Cr2O3 जो है वो। क्लियर। ऐसे सम खास याद रखिएगा, उसका रीजन ये है कि जेई नीट में आप तो 2 साल बाद देने वाले हो, बराबर है, जेई या नीट, बट ऐसा सम आता है जेई नीट में कई बार। ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन वाले सम जो है वो जेई में और नीट में रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो ये 4 मार्क आपको इजीली दिलवा सकता है, बराबर है। तो ये चीजें याद रखिए। ये बात हुई परसेंटेज कंपोजिशन की, हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की इसकी। अब एक नया टॉपिक लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के अलावा। अब जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक आपको दिया होगा शायद स्टोइकियोमेट्री। कोई टॉपिक बीच में रह जाए तो बोलना बुक में। स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये वर्ड आपके लिए नया है, स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट और प्रोपोर्शन। एक्चुअली में स्टोइकियोमेट्री वर्ड है ना, वो 2 छोटे छोटे वर्ड से बना है। स्टोइकियोन, ये ग्रीक वर्ड है। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मीटर, मेजर करना। तो मेट्री जो है वो है एलिमेंट कौन सा कितने प्रोपोर्शन में वो मेजर करना, दिए गए केमिकल रिएक्शन में कौन सी चीज कितने प्रोपोर्शन में है उसे रिप्रेजेंट करना, उसे हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री। अब ये एक्चुअली बाकी कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन जो है उसे बैलेंस करना और वो रिप्रेजेंटेशन को समझना, उसे हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। तो रिएक्शन बैलेंस करना शायद आपको सिखाया गया है, नहीं सिखाया तो भी हम सीखेंगे, इट डजंट मैटर। बट मान लीजिए कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया है, आपको पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसे जब आप कंबस्ट करते हो, बर्न करते हो, तो 2 चीजें बनती है। पता है किसी को क्या क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो 2 चीजें बनती है, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, वेरी गुड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर। सर आपका आवाज स्लो आ रहा है। क्लियर आ रहा है कि क्लियर नहीं आ रहा है? सर मेरे में तो क्लियर आ रहा है। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो। सर मुझे नहीं आ रहा। तो आप है ना कहीं नेटवर्क वाली जगह पर बैठो, मोबाइल ऐसी जगह पर ले जाओ जहां नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, क्योंकि मेरे में कोई प्रॉब्लम होता ना यहाँ पर तो सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता, बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इट बैलेंस्ड और नॉट? कैन एनीवन से दैट? इज द गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट? नॉट बैलेंस। नॉट बैलेंस्ड। वाई? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स है उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। बी रिमेंबर, शायद 10th में आप रिएक्शन बैलेंस करना सीख चुके हो, बराबर है। अब देखो आपको जो रिएक्शन दिया है ना, वहां पर जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जो चीज दी है वहां पर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने जो बॉक्स कर दिए ना, वो बॉक्स के अंदर आप कुछ चीज नहीं कर सकते। हाँ, बॉक्स के बाहर कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आइदर इन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड, बराबर है। बॉक्स के अंदर के जो फिगर्स है वो सब, उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो, वरना पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। बट हाँ, आगे आप जो नंबर लिखते हो ना, इट
डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपाउंड, वो उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं वो शो करता है। तो वो आप चेंज कर सकते हो क्योंकि वो अमाउंट है, आप उसे कम ले सकते हो, ज्यादा ले सकते हो। अब देखो किस तरीके से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है जो चीज एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट का मतलब एक ही टाइप के एटम्स है वहां पर, उसे लास्ट में बैलेंस करो, वो इजी रहेगा आपके लिए। पहले आपको ऐसे कंपाउंड्स में से जो चीज है उसे बैलेंस करना है जो मल्टीपल जगहों पर है, बराबर है। बाद में सिंगल वाले को आप कोई भी नंबर, हाँ कार्बन आप ले लो, सही। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 कार्बन है, CO2 के आगे से 6 लगेगा। हाँ CO2 जो है उसमें कार्बन है, बाकी कहीं नहीं है। तो इस तरफ अगर 6 कार्बन है और ये कार्बन को 6 करना है तो बच्चे क्या करते हैं, ये कार्बन के आगे 6 लिख देते हैं ना, ये गलत है। तो नहीं सर, कंपाउंड ये CO2 के आगे 6 लगेगा। हाँ CO2 के आगे 6 लगेगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब कार्बन तो 6 हो गए, ऑक्सीजन थे उससे 6 टाइम ज्यादा हो गए, बराबर है। बट तो हमें यहाँ पे उसकी सब 4 चिंता लगेगा। नहीं हाँ नहीं नहीं अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। अगर कोई, हाँ अगर कोई एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स है तो पहले बाकी के एलिमेंट को जो है वो आप बैलेंस कर लो। एलिमेंटल फॉर्म में तो वो एलिमेंट है ही, तो वो बाद में आप कर सकते हो इजीली। जैसे कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन अभी बाकी है, तो इस तरफ तो 2 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3, बराबर है। 3 H2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 3 टू 6, हाइड्रोजन विल आल्सो बी देयर। अब बाकी रहा ऑक्सीजन, देखो क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करो तो इस तरफ 12 है, इस तरफ कितने हैं, 13 14 15, 3 है, बराबर। 12 प्लस 3 मतलब 15। अब क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो है ही, मतलब हम लिख सकते हैं 7.5 मोल, एम आई राइट। अगर मैं 7.5 लिखता हूं तो देखो 15 ऑक्सीजन, यस सर। 7.5 इंटू 2 मतलब 15। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो सबसे पहली बात, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ एनी गिवन केमिकल रिएक्शन, देन वी हैव टू चेक द गिवन केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। सबसे पहला काम ये करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हमें करना है बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। कोई भी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, दोनों तरफ एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। दूसरी बात, दिए गए केमिकल रिएक्शंस जो है वहां पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए उसके राइट हैंड साइड में नीचे ऐसे ब्रैकेट में आपको सिंबल्स दिए गए होंगे, वो क्या डिनोट करते हैं। अगर वहां पर छोटा एस लिखा है, बी रिमेंबर, तो इट शोज द गिवन कंपाउंड इज इन द सॉलिड फेज, वो सॉलिड फेज में वो शो करता है। अगर वहां पर स्मॉल एल दिया है तो वो लिक्विड है, और अगर जी दिया है तो वो गैस, बराबर है। बट कई बार ऐसा भी होगा, मान लीजिए C6H12O6 प्लस H2O, और ऐसा लिखा हुआ देगा C6H12O6 एक्वास। अब यहाँ पर बैलेंस करने नहीं बैठना है, क्योंकि ये वाटर में ये ग्लूकोज जो है वो डिजोल्व हो गया। C6H12O6 इज एक्चुअली द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, वो वाटर में डिजोल्व हो गया, तो ये सॉल्यूशन आपको दिखा। एक्वास वर्ड जब आए इसका मतलब है कि द गिवन कंपाउंड इज डिजोल्व्ड इन वाटर, पानी में डिजोल्व्ड है। ये समझाने के लिए यहाँ पर आपको जो डिनोटेशन है वो कौन सा दिया गया है, AQ। AQ का मतलब है एक्वास, बोलना उसे क्या है, एक्वास बोलना है। तो एक्वेस का मतलब ये है कि पानी में वो कंपाउंड डिजोल्व किया गया है। कई बार और रेयरली आपके सिलेबस में ऐसा भी लिखा हुआ आएगा NH3 प्लस कोबाल्ट, कोबाल्ट AM। ये AM क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो गलती है लिखने वाले की, ऐसा समझकर AM के बदले AQ कर देते हैं ना। AM का मतलब है अमोनिया में ये चीज डिसोल्व की गई, तो ये अमोनिएटेड सॉल्यूशन है, ये याद रखना है, बराबर। आपके टच में बहुत रेयर आएगा, बट एक जगह पर आएगा 12th में,
तब मैं आपको याद करवाऊंगा। बट ये एएम जो है, एएम क्या डिनोट करता है? अमोनिएटेड सॉल्यूशन, मतलब द गिवन कंपाउंड और एलिमेंट इज डिसॉल्व्ड इन अमोनिया, तो वहां पर एएम लिखना है। तो एएम और एक्यू ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग, ये याद रखना है। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आपको पता है एक बात ये, और कई बार एरो के ऊपर कुछ दिखाया गया होता है, तो याद रखिए, या तो वो एरो के ऊपर आप जो दिखाते हो ना, या तो वो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाए, या तो कंडीशंस होती है। कंडीशन मतलब कई बार टेम्परेचर दिया जाता है, प्रेशर कितना है वो लिखा जाता है, तो कंडीशंस लिखी जाती है एरो के ऊपर, या तो कैटलिस्ट लिखे जाते हैं। बराबर है। रेयर ऐसे रिएक्शंस भी होंगे कि जिसमें रिएक्टेंट भी यहाँ पर लिखे होंगे, बट जनरली रूल ये कहता है कि रिएक्टेंट यहाँ पर प्लस करके लिखो, बराबर है। बट ये कैटलिस्ट लिखे होते हैं और कंडीशंस लिखी हुई होती है, कहां पर? एरो पर। क्लियर? कोई कोई रिएक्शंस आप ऐसे देखोगे कि आपको इस तरीके से लिख कर दिखा है। देखो ऊपर मैंने जो लिखा ना, ऐसा ही एक हाइड्रोकार्बन वाला रिएक्शन अगर हम लिखे तो आपको पता है कि क्या बनता है? CO2 प्लस H2O, बट ऐसा लिखा होगा CO2 और एरो में लिखा होगा माइनस H2O। अब यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में, आपको ये याद रखना है कि आप यहां पर भी प्लस H2O लिख सकते हो, और अगर वहां पर प्लस H2O नहीं लिखना है तो एरो के नीचे क्या लिख सकते हो? माइनस H2O। इसका मतलब ये जो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बना और दूसरा क्या रिमूव हुआ उसमें से? तो वाटर रिमूव हुआ, बराबर है। या तो यहाँ पर प्लस करके वो प्रोडक्ट लिखो, यहाँ पर या तो एरो के नीचे माइनस करके लिखो। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन मेथड है दिए गए कंपाउंड्स की, बराबर है, कि आप CO2 प्लस H2O भी लिख सकते हो या वहां पर माइनस भी लिख सकते हो। बट सबसे पहले आपको क्या करना है? मैंने कहा रिएक्शन को बैलेंस करना है। कैसे करोगे ये रिएक्शन को? तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 4 6, मतलब मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा। अब ये बैलेंस है। अब इसका मतलब क्या निकाले भाई? स्टोइकियोमेट्री क्या है वो हमने समझ लिया, प्रपोर्शन मेंटेन करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है और रिप्रेजेंट करना है, इट इज स्टोइकियोमेट्री। बट व्हाट इज अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन और मेजरमेंट? स्टोइकियोमेट्रिक मेजरमेंट क्या है? तो आपको ये जो बड़े डिजिट्स दिए हैं कंपाउंड या एलिमेंट्स के आगे, वो उसके नंबर ऑफ मोल से वो समझना है। मतलब आपको जब रिप्रेजेंट करना है वर्डिंग्स में तो आपको लिखना है कि व्हेन, आगे कुछ नहीं है ना तो वो वहां पर 1 समझना है। व्हेन 1 मोल इथिन है, ये C2H4 है ना, वो अल्किन सीरीज का कंपाउंड है, और 2 कार्बन है तो हम इथेन कहते हैं। बट C2H6 है तो इथेन। ये CnH2n वाला फॉर्मूला है कॉमन, तो ये इथिन हो जाएगा। तो 1 मोल इथिन when reacts with how many moles of oxygen? कितने लिखूंगा मैं? 3 moles of डाइऑक्सीजन। O2 है ना, उसे हम क्या कहते हैं? डाइऑक्सीजन। O2 1 मोल है बट टोटल 3 मोल जो है वो यहां पर यूज होता है। देन इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है भाई? 2 mole of carbon dioxide. वेरी गुड, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 mole of water. वाटर। अब देखो ये जो है ना वो एक रेशियो है, आप इसे मोल वाइज भी लिख सकते हो और मोलेक्यूल वाइज भी लिख सकते हो। मतलब 1 मोलेक्यूल इथिन का 3 ऑक्सीजन के मोलेक्यूल के साथ रिएक्ट होता है, तो 2 मोलेक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 2 मोलेक्यूल किसके बनते हैं? वाटर के। आप जब मोल बोलो ना तो एक बड़ा डिजिट हो जाता है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, आपको पता है उतने मोलेक्यूल आएंगे। भाई आप जब वर्ड मोलेक्यूल बोलते हो तो सिर्फ 1 मोलेक्यूल की बात हो रही है, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वो 1 मोलेक्यूल इथिन का हुआ, बराबर है। बट 1 मोल जब आप बोलते हो, मोलेक्यूल नहीं मोल बोलते हो, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलेक्यूल्स ऑफ इथिन is taking part in the given chemical reaction. Is that clear? तो ये जो चीज है वो बैलेंस करो,
दूसरी बात, ये प्रपोर्शन जो है वो आप मोल के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, मोलिक्यूल के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, और तीसरा वेट के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। ये खास ध्यान रखना है, इसके ऊपर बेस्ड सम पूछे जाता है। आपको मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना सिखाया है। तो ये C2H4 का मोलिकुलर वेट कितना होगा भाई? 28. वेरी गुड, 28 ग्राम पर मोल, आप ऐसा लिखते हैं, यूनिट ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का कितना होगा? तो देखो, आपके मन में दुविधा ये चल रही है कि ये 3 को हम गिने या ना गिने। आपको ऐसा लिखना है 3 इंटू 32। क्यों? एक ऑक्सीजन का 16, तो O2 के फॉर्म में 32 होगा, और ऐसे कितने मोल यूज हुआ है? 3। इसका मतलब अगर 28 ग्राम आप इथेन यूज कर रहे हो तो सामने ऑक्सीजन कितने ग्राम यूज होगा? तो 96 ग्राम ये होगा। 96. बराबर है। अब देखो, ये है ना खास समझना, क्योंकि इसके ऊपर से मैं आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक समझाने वाला हूं, लिमिटिंग रिएजेंट। बराबर है। इसका मतलब अगर आप एग्जैक्ट 28 ग्राम इथेन लेते हो और 96 ग्राम ऑक्सीजन लेते हो, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा भाई? तो 88 ग्राम मिलेगा। क्योंकि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44, ऐसे 2 मोल मिल रहा है, तो 88 ग्राम आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और वाटर कितना मिलेगा? तो वाटर 18 इंटू 2, क्योंकि 2 मोल है, तो 36 ग्राम मिलेगा। अब आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो कि भाई आपको 28 ग्राम इथेन और 96 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा? तो सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करना है, मोलिकुलर मास ढूंढना है सबका, अप्रोप्रिएट दिया है या नहीं वो देखना है। अगर दिया है तो उसके सामने जो बैलेंस्ड रिएक्शन का जो मास होता है एलिमेंट या कंपाउंड का, वो आपको मिलेगा। ये आप कह सकते हो, मतलब ये दोनों अगर 28 और 96 है, तो ये भी 88 ग्राम और 36 ग्राम हमें मिलेगा थियोरेटिकली। हाँ, ये याद रखना। तो वेट बाय प्रोपोर्शन भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्टोइकियोमेट्री उसे कहा जाता है। अब जो टॉपिक आ रहा है वो बिल्कुल ये टॉपिक के साथ रिलेटेड है। ये अगर समझ में आया है तो आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक समझ में आएगा, और वो है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, नाम जैसे ही गुण है, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जिसकी वजह से कोई लिमिट क्रिएट होती है, वो रिएक्शन की कोई लिमिट आ जाती है, ऐसा रिएजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। आपको ऊपर एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया है, बराबर है, इथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब 28 ग्राम इथेन अगर आपने लिया है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए भाई आपको फुल्ली रिएक्ट होने के लिए? तो हमने कैलकुलेट किया भाई 96 ग्राम चाहिए। क्लियर? या उल्टा, 96 ग्राम ऑक्सीजन दिया है अगर आपको यहां पर, तो आपको 28 ग्राम इथेन चाहिए पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। बट मान लीजिए कि आपको 28 ग्राम इथेन दिया है, बट सिर्फ 80 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, तो क्या होगा? कोई बताएगा मुझे कौन सी चीज बिना रिएक्ट हुए पड़ी रहेगी ये दोनों में से, और कौन कंप्लीटली यूज हो जाएगा? थोड़ा लॉजिक के साथ बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं। इथेन कितना होना चाहिए? 28, तो 28 दिया है। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 96 ग्राम, बट दिया है कितना? सिर्फ 80 ग्राम। तो होना चाहिए उससे कम है, तो होगा क्या? कौन पूरा रिएक्ट हो जाएगा? Oxygen. हाँ, वेरी गुड। ऑक्सीजन जो है वो पूरा रिएक्ट हो जाएगा। क्यों? वो कम है, मतलब पहले खत्म हो जाएगा। जरूरत हमें तो ज्यादा की थी, हमें और 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, बट है ही नहीं। अब देखो, टोटल 96 ग्राम ऑक्सीजन होता ना, तो ये इथिन पूरा का पूरा रिएक्ट होता और हमें प्रोडक्ट भी अच्छी खासी मिलती, बट हमें दिया गया है सिर्फ 80 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब चाहिए उससे कम है। बैलेंस्ड रिएक्शन में जितनी जरूरत है उससे कम है।
अगर उससे कम है तो उसकी वजह से रिएक्शन रुक गया। अगर ये पूरा होता तो रिएक्शन भी कंप्लीट होता। तो ये अमाउंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो आपको याद ये रखना है कि इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इफ any reagent is present in the lesser amount than its required amount, then that reagent is known as limiting reagent, क्योंकि उसकी वजह से रिएक्शन रुका पड़ा है। अगर वो पूरा होता, उसकी अमाउंट टोटल जितनी अमाउंट चाहिए उतनी होती, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ता। बट ये कम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कम है इसलिए ये रिएक्ट नहीं हुआ, मतलब कि रिएक्शन अटक गया है, रुक गया है। तो रिएक्शन रुकने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लिमिट किसकी वजह से आई? तो ऑक्सीजन की वजह से। तो ऐसा रिएजेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे हम नाम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो सामने वाली जो प्रोडक्ट है वो भी कम बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो। तो ये रिएजेंट जो लेसर अमाउंट में है, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है, उसे हम क्या नाम देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। उसे हम नाम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? तो ये जो चीज है वो आपके दिमाग में रखनी है। आपको इसके बेस्ड सम पूछे जा सकते हैं। किस तरीके के सम होंगे देखते हैं जरा। मैं कंपाउंड लेता हूं, वेनेडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स V2O5। वेनेडियम पेंटॉक्साइड नाम का एक कंपाउंड बनाता है, बराबर है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा बच्चों? कोई कहेगा सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा हमें? बैलेंस। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। कैसे करोगे? तो यहां पर 2 वेनेडियम है, सॉरी 1 वेनेडियम, यहां पर 2 वेनेडियम है, यहां पर 5 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है। तो करोगे क्या आप? अगर देखो, मैंने कहा जो सिंगल एलिमेंट है ना, उसे आप लास्ट में मैनेज करो तो अच्छा रहेगा। कैसे कर सकते हो? इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ऑक्सीजन कितने कितने हो गए? देखो इक्वल हो गए। अगर आप ध्यान देते हो तो 10 ऑक्सीजन हो गए दोनों तरफ। वेनेडियम कितने चाहिए? 4। यहां पर 1 की है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 से। नाउ इज इट बैलेंस्ड और नॉट? देखो ये इजीली बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब मैं ये कहता हूं, ये तो मान लीजिए बैलेंस हो गया, बट मैं ये आपको कहता हूं कि आपको वेनेडियम के 2 मोल दिए और ऑक्सीजन के 3 मोल दिए। तो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन? ये आपको ढूंढना है। ये दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन और क्यों? प्रोडक्ट क्या बनती है उसकी चिंता मत करो, वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड ही बनेगा, क्योंकि वेनेडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है। और मैंने इजी दिया है, मास आपको नहीं दिया है, सीधा मोल के साथ रिलेट करने के लिए दिया है, तो ये आपके लिए इजी होना चाहिए। ऊपर बैलेंस रिएक्शन भी दिया है, नीचे एक दूसरा प्रोपोर्शन भी दिया है जो हमने लिया। थोड़ा सोचो और मुझे बताओ, वरना हम तो सोल्व करने ही वाले हैं। कहेगा कोई कि वेनेडियम लिमिटिंग रिएजेंट है या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सर। वेनेडियम। देखो 2 ही तो आंसर है, आप दोनों ने एक एक आंसर दे दिया, बराबर है। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक मोल ज्यादा है। ज्यादा है तो वो थोड़े लिमिटिंग रिएजेंट का है। वेनेडियम देखो लिमिटिंग देखो एक बार और दिमाग में क्लियर कर लो, किस तरीके से सॉल्यूशन लाना है आपको। वेनेडियम सही आंसर है, बट सॉल्यूशन किस तरीके से लाना है वो सब समझ लो। जिसको पता चल गया है वो भी, नहीं चला है वो भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सम में जो बैलेंस्ड वैल्यू है उसमें से कोई फिक्स वैल्यू दे दी जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 मोल है ना, तो ये 5 मोल चाहिए, बस ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, वेनेडियम आपको 2 मोल दिया है, मतलब ये 4 का एग्जैक्ट हाफ है। तो ऑक्सीजन के 5 मोल है ना, उसके एग्जैक्ट हाफ चाहिए। रिक्वायर्ड अमाउंट 2.5 है, बट जरूरी अमाउंट जो है
उससे तो ऑक्सीजन ज्यादा दिया है, तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो सामने कम कौन होगा? वेनेडियम। उसकी अमाउंट कम है। अगर वेनेडियम कम है तो उसकी वजह से रिएक्शन रुकेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2 मोल यूज हो जाएगा और ये सिर्फ 2.5 होगा, तो आधा मोल पड़ा रहेगा। तो ऑक्सीजन अभी पड़ा है, अगर वेनेडियम होता तो वो रिएक्ट होता। मतलब विच वन इज इन द लेसर अमाउंट? तो वेनेडियम कम है, उसकी वजह से रिएक्शन रुका, लिमिट उसकी वजह से हुई, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाएगा। कौन? वेनेडियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन इन दिस केस। बराबर है। तो यहां तक रखते हैं। अब